इस दुनिया में हर इंसान के प्यार का इजहार करने का तरीका अलग अलग होता है। दुनिया में जीने के लिए हमें एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान चाहिए जिसके लिए हम जीने की प्रेरणा पाते हैं। अगर हमारा प्यार पूर्ण हो तो हम अपने प्यार वाले इंसान की यादों के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत प्रेम कहानी लेकर आई हूँ जब किसी आदमी के लिए अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना सबसे अहम काम बन जाता है तो वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कितनी दूर जा सकता है। यही इस साल की इस जापानी फिल्म में दिखाया गया है। तो मूवी स्ट्राइप ले आई है 2023 की जापानीज मूवी कॉटन टेल, डायरेक्टर पैट्रिक, IMDb 6.5। अब कहानी शुरू करें। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम केंजाबुरो है, जो कि एक लेखक है, उसका एक बेटा है तोशी। केंजाबुरो एक दुकान में ऑक्टोपस खरीदने आया है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि ये ऑक्टोपस नियमित ग्राहकों के लिए पहले से रिजर्व होते हैं। फिर केंजाबुरो बोला, मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी की सालगिरह पर हमेशा ऑक्टोपस खाते थे, पर दुकानदार ने उसके बजाय मछली लेने को कहा, लेकिन कीमत सुनकर वो अगले महीने लेगा कहकर वहाँ से चला आया। फिर वो एक दूसरे दुकान पर गया। दुकानदार बोला, अभी दुकान खुली नहीं है, लेकिन बाद में जब उसने केंजाबुरो को देखा तो खुशी से उसे अंदर आने को कहा। केंजाबुरो ने दुकानदार को ऑक्टोपस देते हुए खाना बनाने को कहा। दुकानदार उसकी पत्नी के हालचाल पूछता है, लेकिन केंजाबुरो कोई जवाब नहीं देता और फिर उसे एक बियर देने को कहा। वो 2 ग्लास बियर लेकर एक खुद पीता है और दूसरा किसी के लिए छोड़ दी, जैसे वो किसी के साथ बियर पी रहा हो। तब तक उसका खाना भी तैयार हो जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कम उम्र की लड़की आती है, जो सीधा केंजाबुरो के पास जाकर उसे अपना नाम बताया, अकीको। दरअसल केंजाबुरो अपने अतीत की घटना याद करता है, जब उसी रेस्टोरेंट में उसकी और अकीको की पहली मुलाकात हुई थी। अकीको देर से आने के लिए बहुत ही खेद प्रकट करती है और कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि वो उनकी पहली मुलाकात में ही लेट आई, लेकिन केंजाबुरो इस बात को संभाल लेता है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगे, एक दूसरे के लिए टोस्ट करते हैं और अपनी पहली मुलाकात को एक खूबसूरत दिन के रूप में याद करते हैं। अकीको जानती है कि केंजाबुरो एक लेखक है, वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखता है। बातचीत के दौरान उसने अकीको के गले में लटकती एक लॉकेट देखी। अकीको बोली, ये मैंने इंग्लैंड से लिया था क्योंकि मेरे बाबा वही काम करते थे और उस वक्त वे अक्सर छुट्टियों में हमें वहाँ ले जाया करते थे। तभी फोन की घंटी बजी और केंजाबुरो वर्तमान में लौट आया है। अब घर लौटते ही उसका बेटा तोशी ने उसे तैयार होने को कहा, लेकिन वो बहुत ही उदास है, बहुत ही टूट चुका है। असल में उसकी पत्नी अकीको चल बसी है और आज वो अपने बेटे तोशी के परिवार के साथ अपनी ही पत्नी के अंतिम संस्कार में आया है। वो दोनों एक आदमी से मिलने आए, जो उन्हें एक खत देते हुए कहता है, कुछ साल पहले अकीको ने मुझ पर भरोसा करके ये चिट्ठी मुझे दी थी। मैं उसकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और जो कुछ आपने खोया है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब तोशी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा है, जब तुम इस खत को पढ़ोगे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शायद मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। मेरी तुमसे एक अंतिम विनती है, कृपया इंग्लैंड के विंडरमेयर झील पर मेरी अस्थियों को बहाना। जब मैं जिंदा थी हम वहाँ जा तो नहीं सकी, लेकिन मरने के बाद मेरी यही आखिरी इच्छा पूरी करो। और अंत में अकीको ने सभी चीजों के लिए केंजाबुरो को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। तोशी ने बाबा से पूछा, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? लेकिन केंजाबुरो चुप है। घर लौटकर केंजाबुरो कुछ पुराने दस्तावेज निकालने लगा, जिसमें एक पुरानी तस्वीर और अकीको की चेन होती है और उस तस्वीर के पीछे तारीख लिखी है 1966। साल 1966 अकीको अपने माँ बाबा के साथ इंग्लैंड में विंडरमेयर घूमने गई थी, तभी ये तस्वीर ली गई थी। तोशी शादीशुदा है, उसकी पत्नी सात्सुको और एक छोटी बेटी है। तोशी अपनी पत्नी और बेटी के साथ अलग रहता है। जाने से पहले बाबा को अपना नंबर देकर उसने कहा कि उसे कॉल करे। वो सभी उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने इंग्लैंड जाएंगे। केंजाबुरो बोला, मैं अकेला जा सकता हूँ, जिस पर तोशी ने कहा, माँ चाहती थी कि पूरे परिवार के साथ उनकी अंतिम इच्छा पूरी करे। इसके बाद केंजाबुरो अकीको के साथ बिताए समय को याद करने लगा। दोनों कई सालों तक साथ डेट करते रहे और जब अकीको के पिता ने उसकी शादी मंजूर कर ली, तब पहली बार अकीको ने अपनी दिल की बात और सपनों को केंजाबुरो से बांटा था। उसने बताया था कि इंग्लैंड में विंडरमेयर नाम की एक बड़ी झील है, जहाँ उसके माँ बाबा छुट्टियों में उसे लेकर जाया करते थे। अकीको की माँ उसे झील के बारे में कई कहानियाँ सुनाती। झील में बहुत सारे खरगोश देखे जा सकते थे। ऐसा लगता था जैसे वहाँ खरगोश का मेला लगा हो और केंजाबुरो तब खरगोश बनकर अकीको को खुश करता है। अब तोशी अपनी पत्नी सात्सुको और परिवार को लेकर इंग्लैंड आ गया। केंजाबुरो अकीको की अस्थि एक डिब्बे में साथ लेकर आया है।
उसने मैप में देखा कि विंडरमेयर की ट्रेन दोपहर को रवाना होगी। केंजाबुरो तोशी को यही बताने आता है, लेकिन तभी उसने सात्सुको को तोशी से ये कहते सुन लिया, जहाँ वो तोशी को अपने पिता से बात करने को कह रही है। असल में केंजाबुरो अकेला रहता है क्योंकि उसे लगता है कि तोशी का अपना परिवार है, इसीलिए अब तोशी के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। लेकिन तोशी और सात्सुको कोई ऐसा नहीं सोचता। दोनों ही अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। सात्सुको तोशी से कहती रहती है, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि हम दोनों बाबा की देखभाल करेंगे, कृपया तुम भी बाबा से ये बात कहो। लेकिन केंजाबुरो इन सबको नजरअंदाज करता वहाँ आकर बोला, थोड़ी देर में विंडरमेयर झील की ट्रेन निकलने वाली है, उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। तोशी ने बताया कि सभी टिकट बुक हो चुके हैं, इसीलिए उसने अगले दिन सुबह की टिकट लिए हैं। इसके बाद तोशी सात्सुको के साथ लंच के लिए निकलता है और अपनी बेटी एमी को बाबा के पास छोड़ उन्हें कमरे में ही रहने को कहा। लेकिन तोशी के बाहर निकल जाने के बाद केंजाबुरो भी एमी को साथ लेकर बाहर निकल गया। तभी अचानक उसने अपने आसपास अकीको को देखा। अकीको ने कहा कि उसकी अगली किताब सबके बीच बहुत लोकप्रिय होगी। केंजाबुरो ने अभी भी किताब लिखना अपना पेशा बना रखा है। अब इस नए शहर में रास्ता भूल जाने के कारण केंजाबुरो देर से वापस लौटा, जिससे कि तोशी चिंतित हो गया था और ऊपर से एमी को इतनी देर बाहर रहने से ठंड भी लग गई है। लेकिन केंजाबुरो को तो इन सब बातों की कोई परवाह ही नहीं। ये सब कुछ अनदेखा करते हुए वो बोला, अगर हम पिछली ट्रेन पकड़ लेते तो अब तक विंडरमेयर पहुंच चुके होते। ये सुनकर तोशी बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में ही बोल पड़ा, आप जो करना चाहो करो, अगर कर सके तो अकेले ही चले जाओ। केंजाबुरो भी गुस्से और अभिमान लिए किसी से कुछ कहे बिना अकेले ही निकल गया। चलते चलते वो फिर से अकीको के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। अकीको काफी बीमार रहने लगी थी। उसने कुछ टेस्ट कराए और कुछ बाकी थे। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। केंजाबुरो ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब हमारी उम्र हो रही है, इस उम्र में बीमार होना स्वाभाविक है, सब ठीक हो जाएगा। अकीको कहती है, मुझे बहुत डर लगता है, दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ। मैं अकेले वॉशरूम नहीं जा पाती, दिन पर दिन कमजोर हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊँ। मैं अपना परिवार खोना नहीं चाहती। तुम तोशी का ध्यान रखना, वो हमारा इकलौता बेटा है। ये कहकर अकीको रोते हुए चली गई। अब यहाँ केंजाबुरो को बस में कुछ लड़कियों से पता चला कि वो गलत बस में बैठ गया है, इसीलिए वो फिर से स्टेशन लौट आया। तभी तोशी का उसे कॉल आया, लेकिन कॉल रिसीव करते वक्त उसका फोन बंद पड़ गया, जिस वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। केंजाबुरो अब स्टेशन से साइकिल लेकर अकेले निकल पड़ता है लेक की तलाश में और सोचता रहता है कि कैसे अकीको धीरे धीरे बहुत बीमार हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, अपनी समझदारी भी खोने लगी थी। तोशी अपनी माँ की मदद करना चाहता था, लेकिन केंजाबुरो को लगता था कि शायद माँ उसके लिए बोझ है, इसलिए उसने तोशी को इन सब से दूर रखना चाहा। लेकिन ऐसा करते करते वो ये भूल गया कि अकीको क्या चाहती है, तोशी क्या चाहता है। तोशी के लिए क्या सच में माँ बोझ है या वो अपनी माँ की देखभाल करना चाहता था। ये सब कुछ उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब इसी बीच केंजाबुरो रास्ता भूलकर एक घर पर मदद मांगने पहुंचा। एक लड़की बाहर निकली। उसने बताया कि वो लेक विंडरमेयर जाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई मैप नहीं है। वो लड़की भी ये सुन हैरान होकर बोली, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, इसके अलावा आसपास कहीं कोई बस स्टैंड या स्टेशन भी नहीं है। फिर उस लड़की ने केंजाबुरो को अपने घर बुलाया। उस लड़की का नाम मैरी है। मैरी का चाय पीना देख केंजाबुरो को अकीको की याद आ गई। वो भी ठीक इसी तरह चाय पीती थी। मैरी को पता चला कि केंजाबुरो टोक्यो से इतनी दूर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए आया है, और ये समझते ही मैरी के भी दिल में नरमी सी आ गई। उसने तय किया कि वो केंजाबुरो की मदद करेगी। उसने बताया कि पिछले साल उसकी माँ भी चल बसी थी और उन्होंने भी अपनी माँ के अस्थियों को बहाया है, इसीलिए मैरी इस काम के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती है। उसने तय किया कि वो उसे लेक तक छोड़ आएगी। ये सुनकर केंजाबुरो भी काफी आराम महसूस करता है। अब मैरी के पिता को पता चला कि केंजाबुरो का एक बेटा भी है। उसने पूछा कि क्या उसके बेटे को पता है कि वो अभी कहाँ है। केंजाबुरो ने कहा, उससे बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। अब उसका अपना एक परिवार है और शायद वो मुझे अपने परिवार के आसपास नहीं रखना चाहता। जिस पर मैरी के बाबा ने कहा, क्या उसने तुम्हें ये बात कही है? क्या तुमने कभी उसे पूछा? केंजाबुरो चुप रहता है। यानी उसने खुद ही सब सोच लिया है कि उसका बेटा उसे अपने परिवार में नहीं चाहता। ये सब बात तोशी ने कभी कुछ नहीं कहा है। अब मैरी केंजाबुरो के साथ लेक पर आती है, लेकिन केंजाबुरो ने तस्वीर के साथ मिलाकर देखा तो पाया कि ये जगह विंडरमेयर की वो जगह नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि ये लेक काफी बड़ा है
और इस सही जगह को ढूंढने में उन्हें हफ्ते भी लग सकते हैं। केंजाबुरु के पास कोई और रास्ता न देख आखिर में उसने तोशी को कॉल कर अपने यहाँ का पता दिया। थोड़ी देर बाद तोशी भी वहाँ आ पहुँचा। केंजाबुरु ने उसे इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद कहा। फिर उसने मैरी से अलविदा लिया और विंडरमेयर लेक के उद्देश्य से परिवार के साथ निकल पड़ा। वे मैप देखकर जगह को ढूंढने लगे। रास्ते में लोगों को तस्वीरें दिखाकर सही रास्ता पूछते हैं, लेकिन कोई भी सही दिशा नहीं बता पा रहा। सात्सुको ने केंजाबुरु से कहा कि क्या हम यहीं झील की किसी भी जगह पर इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन केंजाबुरु सीधे ना जवाब देकर कहता है तस्वीर में दिख रही विंडरमेयर लेक की इस जगह पर ही अंतिम संस्कार करना होगा। वो सभी पूरे दिन खोजते रह गए, लेकिन वो जगह नहीं मिल पाई। उजाला हटकर अंधकार होने लगा। इतने में बारिश और तूफान भी होने लगी और उसी में भीगते हुए लेक की ओर वो भाग रहे हैं। बारिश में अचानक बीच रास्ते में आधी रात को ही केंजाबुरु गाड़ी रोककर उतरा, क्योंकि उसे लगता है कि ये वही जगह है। तोशी बोला, हम कल फिर आएंगे यहाँ, अभी अंधेरा हो चुका है, सभी थक चुके हैं और साथ में बहुत बारिश भी हो रही है। लेकिन केंजाबुरु किसी भी हाल में उसकी बात नहीं सुनना चाहता और कहता है तुम्हारी माँ यही चाहती थी। अब तोशी गुस्से में बोला, सच बताओ, क्या माँ ने यही चाहा था कि ऐसे आधी रात में इस अंधेरे और बारिश में उनके अस्थियों को बहाना? लेकिन उसके बाबा कोई भी बात ना सुनकर अकेले चलने लगे। तोशी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके हाथ से अस्थि का डब्बा नीचे गिर जाता है। तब तोशी कहता है, जब आप केवल अपने ही बारे में सोचते हो तभी कुछ ऐसा होता है। अंत में वो राजी होकर सभी एक होटल लौट आए। तोशी को बाबा की ये बात दिल पर लगी है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा ही शराब पी ली। उसके बाबा ने भी ये चीज गौर की। उधर सात्सुको भी बाबा के ऊपर गुस्सा है। अब केंजाबुरु तोशी को ढूंढने गया तो देखा कि तोशी वॉशरूम में बैठकर रो रहा है। वो तब उसे एक कहानी सुनाता है। जब तुम छोटे थे तुम्हें एक बार निमोनिया हो गया था। तुम इतने ही बीमार थे कि डॉक्टरों ने भी सोच लिया था कि शायद हम तुम्हें खो देंगे, लेकिन तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हारे साथ थी। उसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। उसने भूखे प्यासे बिना सोए सिर्फ तुम्हारी सेवा की। तुम्हारे लिए जो कुछ भी उसने किया उसका मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा परिवार को पहला दर्जा दिया है। तोशी बोला, मुझे पता है कि माँ ने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन आपने क्या किया है? आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते, अपने अलग दुनिया में रहते। केंजाबुरु भी कहता है, हाँ मैं व्यस्त था, मेरे लिए काम ही सब कुछ था। फिर तोशी बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मैं भी आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, आपके साथ रहना चाहता था। तोशी को इस तरह रोते देख केंजाबुरु ने उन सभी चीजों का अफसोस जाहिर किया और माफी मांगी। फिर अस्थि का बक्सा साफ करते हुए अकीको को याद करने लगा। एक बार अकीको के जन्मदिन पर केंजाबुरु घर लौटा तो देखा कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही। बिस्तर पर ही वो गंदगी कर चुकी थी। वो उसी गंदे कपड़ों में इतनी देर तक बिस्तर पर ही पड़ी थी। ये देखने के बाद अकीको तुरंत उसे वॉशरूम लेकर जाकर साफ करने लगा और ठीक तभी तोशी सात्सुको को लेकर घर आया। केंजाबुरु नहीं चाहता था कि तोशी अपनी माँ को इस हालत में देखे, इसलिए उसने उससे बाहर ही इंतजार करने को कहा। वो बाथरूम में आकर जोर देकर अकीको को साफ करने की कोशिश करता, लेकिन अकीको इससे बहुत डरी हुई थी और उसे बेचैनी हो रही थी, इसीलिए वो तेज तेज चिल्लाने लगी। माँ को चिल्लाते देख तोशी ने अंदर आकर अपनी माँ को इस हालत में देख गले लगा लिया। अकीको अपने बच्चे को पास में पाकर शांत हो गई और आज केंजाबुरु को उन सब बातों को सोच बहुत पछतावा होता है। अब अगले दिन सुबह वे फिर से लेक विंडमेयर की ओर चलते हैं और होटल से पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि तस्वीर में दिखने वाली झील असल में विंडरमेयर का हिस्सा नहीं, बल्कि विंडरमेयर के पास दूसरी एक छोटी झील है। आखिर में वो उस जगह तक पहुंचते हैं। केंजाबुरु ने कहा कि वो अकेले ही जाएगा और बाकी लोगों को उसने वही गाड़ी में इंतजार करने को कहा। थोड़ा आगे बढ़कर वो अकीको के साथ बिताए एक बार फिर आखिरी पलों को याद करता है। अकीको मरने से पहले बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर उसे हाई पावर इंजेक्शन दे रहे थे, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये सब चीजें अकीको को और भी ज्यादा कष्ट दे रही थी। उसका पूरा शरीर थक चुका था, सुन पड़ चुका था। वो केवल एक ही नजर से अपने पति को देखती रहती। उसे इतना दर्द सहते हुए देख भी केंजाबुरु कुछ नहीं कर पाया। बस बेसहारा बैठा रहने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं था। और इस तरह असहनीय दर्द सहते हुए आखिरकार अकीको ने अपनी अंतिम सांस ली।
लेकिन अपनी अंतिम सांस तक उसने अपने पति, अपने प्यार केंजाबुरो को अपने पास पाया। ये सब बातें याद करते हुए तोशी भी वहाँ आकर अपने बाबा के पास बैठा। बाबा ने तोशी से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब हम अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने गए थे। तुम्हारी माँ ने तब मुझसे कहा था कि अगर वो कष्ट में होती है तो मैं उसे इस दर्द से मुक्त कराने में मदद करूं। उसने मुझसे वादा भी लिया था। तुम्हारी माँ भयंकर दर्द से गुजर रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में ये बीमारी फैल चुकी थी। डॉक्टर उसे इतनी हाई पावर का इंजेक्शन दे रहे थे जिसे देखकर मैं सहन नहीं कर पाता। मैं उसे दर्द से मुक्ति देना चाहता था, उसे शांति देना चाहता था। लेकिन जब तुम्हारी माँ की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी, वो बेहद ही कष्ट में थी, तब भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। तोशी ने तब कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। माँ हमेशा सबके बारे में सोचती थी, इसीलिए वो मुझे कहकर गई थी कि उन्होंने आपसे वादा कर लिया है कि जब माँ बहुत तकलीफ में होगी तब आप उनकी मदद करोगे, उसे इस दर्द से मुक्त करोगे। ये सुनकर उसके बाबा पूरी तरह से हैरान रह गए। केंजाबुरो ये सोचकर हैरान है कि उसकी पत्नी कितना सबके बारे में सोचती थी कि उसने अपने बेटे से ये भी कहा कि उसके बाबा उसके अंतिम समय में मदद कर सके और इसके लिए उसका बेटा अपने बाबा को कभी कोई बात न सुनाए। आखिरकार अकीको ने जो चाहा था, आज ठीक वैसा ही सभी एक साथ है। इस तरह बातें करते करते पिता और बेटे के बीच जो दूरी सालों से बढ़ रही थी, आज वो एक ही पल में खत्म हो गई। आज फाइनली दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ बांट पाए। अब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। केंजाबुरो अकीको की माँ बाबा के साथ ली गई तस्वीर निकाल कर देखता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सब कुछ पहले जैसा ही है, बस अकीको यहाँ नहीं है। केंजाबुरो उस झील में जाकर अकीको की अस्थि बहाता है। बैग से अकीको की वही चेन निकालकर तोशी को देते हुए कहा, सात्सुको को शायद ये गिफ्ट पसंद आएगा। काम पूरा करने के बाद सभी वहाँ की सुंदरता का आनंद ले रहे होते हैं। तभी सात्सुको और एमी एक खरगोश देखते हैं। तोशी और सात्सुको दोनों उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगे, उनकी बेटी एमी को उसे पकड़ाने के लिए। ये सब देख केंजाबुरो को अकीको की बात याद आ गई। जब वो छोटी थी तब अपने माँ बाबा के साथ इसी झील पर घूमने आई थी और वो भी ऐसे ही खरगोश के पीछे दौड़ते थे। और आज तोशी भी अपने परिवार के साथ यही कर रहा है। इसीलिए केंजाबुरो खुद को रोक नहीं पाया और वो भी खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे अकीको अपने माँ बाबा के साथ खरगोश के पीछे दौड़ती थी, ठीक वैसे ही आज केंजाबुरो अपने बेटे के परिवार के साथ दौड़ रहा है, जैसे मानो वो धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव कर रहे हो। इस तरह ये सुंदर कहानी भी यही खत्म होती है। ये कहानी हमें परिवार का मतलब, प्यार का मतलब और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को समझाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक और शेयर कर दें। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।